योग ये शब्द सुनते ही ना शायद आसन या कसरत का ही ख्याल आता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन ये असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब ये खुद को जानने, अनुशासन और एक तरह के संतुलन की एक बहुत पुरानी यात्रा है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी सफर पे ले चलते हैं। भारत की जड़ों से शुरू होकर फिर कैसे ये पूरी दुनिया में फैला और आज आज इसकी क्या अहमियत है। जी। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से योग की कहानी के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उनको समझा जाए। हाँ, कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी तो हजारों साल पुरानी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका पहला जिक्र शायद ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में? मतलब लगभग 1500 ईसा पूर्व। जी हाँ, उतना पुराना। लेकिन योग को एक आप कह सकती हैं व्यवस्थित रूप जो मिला वो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से मिला। ये करीब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अच्छा, इसका जो मूल मकसद था वो सिर्फ शरीर को साधना नहीं था। हाँ, ये कसरत से बढ़कर था। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन था। मन, शरीर और आत्मा को एक करना। इसे मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता माना गया। और ये जो एक करने की बात है ये सिर्फ आसनों से तो नहीं आती होगी, है ना? मैंने सुना है भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल सही। भगवत गीता में कर्म योग मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना, निष्काम कर्म। हाँ वही। फिर भक्ति योग यानी ईश्वर या उस परम शक्ति के प्रति समर्पण, और ज्ञान योग यानी विवेक और ज्ञान का रास्ता। ये सब भी योग के ही अलग अलग रूप है, उसके अभिन्न अंग है। अच्छा, शायद इसीलिए ये किसी एक दायरे में मतलब किसी धर्म या संस्कृति में बंधा नहीं रहा। बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि इसके इतने आयाम हैं, ये अलग अलग संस्कृतियों और समय के हिसाब से ढलता गया। ये सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीने के अलग अलग तरीके बताता है। तो फिर ये भारत से निकलकर मतलब दुनिया भर में कैसे पहुंचा? इसमें वो कुछ भारतीय गुरुओं का बड़ा हाथ रहा सुना है। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 19वीं सदी के आखिर में और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद जैसे लोग। हाँ, शिकागो वाला भाषण। जी। उनके अलावा परमहंस योगानंद और दक्षिण भारत से तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, ऐसे कई योगियों ने पश्चिम में योग का परिचय कराया। फिर एक और बड़ा दौर आया 1960s और 70s के दशक में। वो जो काउंटर कल्चर का जमाना था ना। हाँ, जब पश्चिम में काफी उथल-पुथल थी। बिल्कुल। उस समय यूरोप और अमेरिका में बहुत से लोगों ने योग को अपनाया। कुछ ने आध्यात्मिकता के लिए, कुछ ने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए, दोनों चीजें थीं। और फिर तो हमने देखा ही योग स्टूडियोज, रिट्रीट सेंटर्स ये सब दुनिया भर में आम होते चले गए। जी हाँ। तो क्या इसी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने इसे एक वैश्विक पहचान दिलाने में मदद की, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वगैरह? निश्चित रूप से आप कह सकती हैं कि जमीन तैयार हो चुकी थी। इसी वैश्विक अपील को देखते हुए 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। हाँ, मुझे याद है वो भाषण। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार कहा और इसे मन व शरीर, विचार और कर्म की एकता का प्रतीक बताया। और उस प्रस्ताव को जो समर्थन मिला वो तो कमाल का था। स्रोतों में लिखा गया कि रिकॉर्ड था। हाँ, वो ऐतिहासिक था। 177 देशों ने, सोचिए, 177 देशों ने उस प्रस्ताव का सह प्रयोजन किया, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस सब बड़े देश शामिल थे। जी हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव के लिए तब तक का सबसे ज्यादा समर्थन था। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और 21 जून ही क्यों? इसकी भी कोई खास वजह? हाँ, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, तो इसे प्रकाश, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना गया। एक तरह से योग के दर्शन से जुड़ता है। ये दिलचस्प है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फिर 21 जून 2015 को मनाएगा हुआ। मुझे दिल्ली के राजपथ वाला वो बड़ा आयोजन याद है। हाँ, वो बहुत बड़ा था। प्रधानमंत्री खुद वहां थे और शायद 35,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने थे उस दिन। 2 रिकॉर्ड्स जहां तक मुझे याद है। जी, और तब से ये सिलसिला रुका नहीं है। आज शायद 190 से भी ज्यादा देशों में लोग योग दिवस मनाते हैं। हर जगह, पार्कों में, स्कूलों में, दफ्तरों में। बिल्कुल, दूतावासों में, यहाँ तक कि अंटार्कटिका और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जैसी जगहों पर भी योग सत्र हुए हैं। ये दिखाता है कि योग की अपील कितनी सार्वभौमिक है। बिल्कुल,
को आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें योग इतना जरूरी क्यों बना हुआ है? स्रोत बताते हैं कि इसके फायदे बहुत हैं, खासकर सेहत को लेकर। देखिए, आज की जो जीवन शैली है उसमें तनाव, चिंता, डिप्रेशन ये सब बहुत आम हो गए हैं। योग, खासकर प्राणायाम और ध्यान, इसमें मानसिक शांति और संतुलन लाने में बहुत मदद करते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से भी साबित हुआ है। हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत सुना है। जी। और फिर जो लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, इनके प्रबंधन में भी योग को काफी सहायक पाया गया है। और शारीरिक फिटनेस, लचीलापन, इम्यूनिटी, ये सब तो है ही। भारत में तो अब इसे शिक्षा में भी शामिल किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति में शायद। हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 में योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात कही गई है। और 2024 की जो थीम है वो भी इसी तरफ इशारा करती है, स्वयं और समाज के लिए योग। अच्छा, स्वयं और समाज के लिए योग, मतलब ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। बिल्कुल, इसका संदेश यही है कि आपका अपना स्वास्थ्य, आपकी अपनी शांति जब बेहतर होती है तो उसका सकारात्मक असर आपके आसपास, आपके समाज पर भी पड़ता है। तो ये व्यक्तिगत से शुरू होकर सामाजिक कल्याण तक जाता है। तो ये सिर्फ चटाई पर किए जाने वाले कुछ आसन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही मायने में कहें तो योग सिर्फ आसनों का समूह नहीं है। ये जीवन को देखने का, जीने का, यहाँ तक कि सांस लेने का एक नजरिया है, एक तरीका है। और ये भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसकी जड़ें किसी एक धर्म में नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक मानवीय चेतना में है। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह योग दुनिया भर में बिना किसी भेदभाव के अपनाया जा रहा है, क्या ये हमारी इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में सेहत और कल्याण के लिए एक साझा जमीन, एक कॉमन ग्राउंड तैयार कर सकता है? सोचने वाली